लखन उधार के पैसों से चाय की छोटी सी दुकान खोल लेता है, लेकिन लखन का पिछला मालिक लखन की दुकान बंद करवाने के लिए लखन की दुकान पर बदमाश भेज देता है। चंदन नाम के एक छोटे से इलाका में हर साल सर्दी आती थी, लेकिन इस मर्तबा सर्दी की शिद्दत कुछ अखीर सतह पर थी। अभी सर्दियों का आगाज ही हुआ था और यूं महसूस होता था ठंड अपनी काबिले बर्दाश्त हद से तजावज़ कर गई हो। इलाके के तमाम घर सुबह सुबह शबनम के कतरों की बजाय चमकदार सफ़ेद ठंडी गीली परत से अटे होते। दरख्तों की डालियां तो सर्दी से बिल्कुल सूख गई थीं। सूरज भी यूं मालूम होता था कि बादलों को बिस्तर बनाकर इसमें सो गया हो। सर्दी वाले दिन मालदार लोगों के लिए तो काफ़ी खुशगवार होते हैं, लेकिन कम आमदनी वाले लोगों के लिए तो मसाइल और मुश्किलात के अनबार से कम नहीं होते। ये दास्तान एक ऐसे ही गरीब, मजबूर और लाचार से ख़ानदान की है। लिखन के ख़ानदान के लिए सर्दी के दिन ऐसे ही अजाब के मानंद होते हैं। ए ऊपर वाले, इतनी सर्दी! इस मौसम में तो कहीं भी बाहर जाना नामुमकिन हो गया है। शायद इस मर्तबा सर्दी कुछ ज्यादा ही शिद्दत अख्तियार कर गई है। उफ ऊपर वाले, इतनी सख्त सर्दी! इतनी सर्दी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं सहन की। बाहर निकलना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। सर्द लहरें जिस्म के आर पार हुए जाती हैं। सीमा सूरज भी जैसे छुपन छुपाई खेलता हो हमारे साथ। सारा दिन अंधेरा छाया रहता है। ऐसे मालूम पड़ता है कि सर्दी में मजीद इजाफा होता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सर्दी से इस मर्तबा तो सभी तंग हैं। तुम काम पर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सवेरे सवेरे उठकर मुखिया जी की दुकान पर भी जाना होता है। हम तो घर पे ही रहते हैं और सारा दिन चूल्हा चौका जलाकर अपनी गरमाइश की जरूरत को पूरा करते रहते हैं। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं सीमा। काम पर तो जाना ही पड़ेगा। मुखिया जी को किया परवाह कितनी सर्दी है और कितनी नहीं। इन्हें तो वक्त पर काम मुकम्मल चाहिए होता है। अच्छा सीमा, अब मैं निकलता हूँ, वरना यूं ही मुखिया जी नाराज होंगे। लखन हलवाई की दुकान पर मिठाई बनाने का काम करता था और उसकी उजरत बहुत ही कम थी। उसके खानदान का गुजर बसर मुश्किल से ही चल रहा था। चंदनपुर गांव में हर साल ठंड आती थी, लेकिन इस मर्तबा सर्दी कुछ ज्यादा ही खतरनाक हद तक ज्यादा पड़ रही थी। इस सतह की ठंड अमीर लोगों के लिए कोई मसला ना होती थी, लेकिन इस मर्तबा सर्दी तो सबके लिए ही वबाले जान बन गई थी। सर्द लहरों के साथ साथ आसमान पर हर वक्त स्याह बादलों का राज रहता, जिसकी वजह से सारा दिन अंधेरा ही अंधेरा रहता। इलाके का चौराहा जो आम दिनों में लोगों के रिश्ते से भरा रहता था, अब वीरान पड़ा था। सर्दी की वजह से हर कोई घर में ही महोर होकर रह गया था। शदू के अबा, आज घर में बस 3 ही रोटियों का आटा है। बस 3 ही रोटियां बन सकेंगी। 1.5 रोटी मैंने आपके दोपहर के खाने के लिए टिफिन बना दिया है। बकाया जो रोटी बची है वो बच्चों को तकसीम करके खिला दूंगी। नहीं सीमा, आजकल मुझे दिन में खाने की तलब नहीं होती। दिन कम हो रहा है तो मैं दोपहर में चाय का कप लेकर गुजारा कर लूंगा। आज मुखिया जी तनख्वाह देंगे तो वापसी पर सारा खाने पीने का सामान लेता आऊंगा। तुम सारी रोटियां बच्चों को ही खुलाना। सीमा को मालूम था कि महज 1 कप चाय लेने से भूख नहीं उतरती, लेकिन अपने बुरे वक्त के हाथों लाचार थी। लिखन घर से बाहर निकलने का इरादा करता ही है तो इसे पता चलता है कि बाहर तो अखीर सर्दी है। आसमान से बर्फबारी जारी थी और लखन के पास पहनने को कोई सर्दियों वाला लिबास भी न था। कुर्ते पजामे में लखन सर्दी के मारे कांपने लगा। अपने आप को समेटता हुआ लखन खून जमा देने वाली सर्दी में भी मुखिया के यहाँ काम पर सुबह ही सुबह अंधेरे में ही पहुंच जाता है। पहुंच गया है तू? फौरी से पहले सारी सफाई कर और बर्तन धोकर जल्दी से काम करना शुरू कर। सबसे पहले मठियाई निकाल, लोग आने वाले ही होंगे। जी मालिक, बर्तन अभी धुए देता हूँ। बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पानी से लखन बहुत मुश्किल से बर्तन धोता है, लेकिन वो कहावत भी ठीक है कि गरीबी सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। बर्तन धोने से फारिग होकर लखन ने मिठाइयाँ तैयार की और सब ग्राहकों को बारी बारी पेश की। चौल्हा चलाते साथ ही लखन को थोड़ा सुकून मिल गया।
लखन का दिल तो बहुत कर रहा था कि एक कप चाय वो भी पी ले। लखन चाय पीने ही लगा था कि उसको चाय पीता देखकर दुकान का मालिक फौरी ही भड़क उठता है और सख्त गुस्से में इसे डांट देता है। तुम्हें यहाँ मैंने काम करने के लिए रखा है, न कि चाय पीते रहने के लिए। गलती हो गई। मालिक, सर्दी बहुत लग रही थी, बस इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय पी। दोबारा कभी दुकान के खाते से चाय नहीं पीऊंगा। आप मुझे इस दफा माफ कर दें। आज मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देख लिया, पता नहीं तुम रोजाना कितनी चाय पी जाते होगे। अब रोज के हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह से कटौती होती रहेगी। इससे तुम्हें अच्छा सबक मिल जाएगा। लखन लाचार था और अपनी तनख्वाह में से कटौती पर बहुत परेशान भी। इसे अंदाजा नहीं था कि एक कप चाय इसे इतना महंगा पड़ेगी। दिन गुजरने के बाद जब इसे उजरत मिली तो वो पूरी नहीं थी। मालिक, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं कभी भी दुकान से चाय नहीं पीऊंगा। मुझे बख्श दीजिए और मेरे पैसे मुझे पूरे दे दें। मैं सह कह रहा हूं कि मैंने आज जिंदगी में पहली मर्तबा ही चाय पीने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए थे और मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लग रही थी। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैं बगैर पैसों के चाय भी पिलाऊं और शाम को तनख्वाह भी पूरी दूं। चल दफा हो जा यहाँ से और दोबारा काम के लिए यहाँ मत आना। तुम जैसे गरीबों के लिए काम नहीं खोला हुआ मैंने। चल चल दफा हो जा यहाँ से आवा। लखन का मालिक लखन को दुकान से फारिग कर देता है। लखन काम से निकाले जाने पर बहुत अफसरदा हो जाता है। लखन ने तनख्वाह के कुछ पैसों से घर के लिए खाने पीने का सामान खरीदा और वापस घर आ गया। लखन ने सारा सामान अपनी बीवी सीमा के हवाले कर दिया। इस दफा इतना कम सामान, खैर तो है ना? लखन सीमा को सारी बात तफसील से बताता है। मालिक ने तनख्वाह से पैसे काट लिए। ए ऊपर वाले, आपने ये सर्दी का मौसम पैदा ही क्यों किया? हम गरीबों के साथ ही ऐसा मजाक जिंदगी क्यों करती है? सीमा, तुम घबराना मत, एक ना एक दिन सब बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कुछ पैसे अभी मेरे पास बकाया हैं, तुम इनको बाजार ले जाओ और बच्चों और अपने लिए सर्दियों वाले कपड़े ले आओ। वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी तो गर्मियों वाले कपड़ों की जरूरत है। आप रोजाना गर्मियों वाले ही हल्के से कपड़े पहन के जाते हैं। आपके लिए भी गर्म कपड़ों की अश्त जरूरत है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। आप फौरी जाके अपने लिए कुछ पैसों से कोई जर्सी वगैरह ले लें। बच्चों के तो अभी कुछ पिछले साल के कपड़े पड़े हैं, वो इस मौसम में चल जाएंगे। और मेरा तो ज्यादातर वक्त बावर्ची खाने में ही गुजरता है, तो सर्दी का ज्यादा मसला नहीं होता मुझे। लखन मार्केट से जाकर एक गर्म जर्सी खरीद लेता है। सीमा जब खाना तैयार करने लगती तो सारा खानदान मिलकर आग के अर्द गर्द ही जमा हो जाता। मैं चलता हूं और जाकर कोई काम तलाश करता हूं। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कोई इंतजाम नहीं होगा। इस मरतबा पैसे भी पूरे नहीं मिले तो महीना कैसे गुजरेगा? जी बिल्कुल, संभल कर जाएं और शाम तक जरूर वापसी हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद सर्दी मजीद ज्यादा हो जाती है। लखन बाहर चला जाता है। बाहर शदीद सर्द लहरें भी चल रही थीं। लखन रोजी रोटी की तलाश में ज्यादा दूर तक जाता गया। दोस्त, मुझे अपने होटल पर बर्तन धोने के लिए रख लो या कोई भी और काम दे दो। मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। सर्दी की वजह से मेरा काम भी बहुत मंदा हो गया है। मुश्किल से ही मेरा अपना गुजारा होता है। मैं तुम्हें तनख्वाह कहाँ से और कैसे दूं? लहजा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। लखन हर जगह जाता है लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलता। ए ऊपर वाले, अगर कोई इंतजाम नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? और बकाया कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। घर का राशन पानी भी बस कुछ ही दिन चलेगा। लखन के दिमाग में अभी ये सब गर्दिश हो ही रहा था कि अचानक वहां एक बूढ़ी खातून का गुजर होता है।
अरे मेरी बात सुनो बेटा, क्या मेरी कुछ मदद कर दोगे बेटा? मेरी रहाइश यहाँ से कुछ ही फासले पे है और सर्दी भी शिद्दत की है। अब मजीद मुझसे ज्यादा चला भी नहीं जा रहा और साथ थोड़ा सा सामान भी है। मुझे घर तक छोड़ दोगे बस? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। जी उम्मा जी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। चले मैं आपका सारा सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ। लखन अम्मा जी की घटड़ी उठाता है और इसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। उम्मा जी, आपका घर आ गया है, लेकिन ऐसे लगता है आपके खानदान में कोई भी नहीं है और आप इस जगह पे तन्हा ही रह रही हैं। तुमने ठीक अंदाजा लगाया, मेरे खानदान में कोई भी नहीं है। सर्दी ज्यादा थी तो आग जलाने के लिए कुछ इंतजाम करने गई थी। वापसी पर वक्त जिया लग गया तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने मेरी मदद के लिए तुम्हें वहां भेज दिया। बेहतर हो गया। उम्मा जी, अब आप अपनी लकड़ियों को जलाएं और आग के पास बैठकर आराम करें। मुझे देर हो रही है, मैं घर चलता हूँ। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, मेरी भनस को भी साथ ले जाओ, क्योंकि अब इसकी देखभाल करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे हवाले करने का फैसला किया है। अच्छा उम्मा, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं, तो मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूँ और अच्छी तरह इसका ख्याल भी रखूंगा। तुम इसका अच्छी तरह ख्याल रखना और वक्त पर इसको खाना चारा देते रहना। ये भी बदले में तुम्हारी अच्छी खिदमत करेगी, तुम्हें बहुत अच्छा दूध देगी। ये किसकी बहन अपने साथ ले आए हैं? लखन सीमा को सारा मामला समझाता है कि किस तरह इसको बूढ़ी अम्मा मिली और कैसे इसने इसको बिहस थमा दी और इसे इसकी बिहस का ख्याल रखने को भी कहा। ये भी अब हमारे खानदान का हिस्सा है और इसका ख्याल भी अपने बच्चों की तरह ही रखना पड़ेगा। सीमा, अंधेरा हो रहा है और जाकर बीहस के लिए कुछ सब्ज चारा ले आता हूँ, क्योंकि अगर बाद में इसे घास की जरूरत हुई तो कुछ तो हमारे पास पड़ा हुआ होना ही चाहिए ना। बिल्कुल दुरुस्त, आप इसके लिए जरूर कुछ इंतजाम करें। फौरी ही लखन जंगल की तरफ चारा की तलाश में निकल जाता है और थोड़ी सी देर के बाद काफी ज्यादा घास इकट्ठी करके घर वापस आ जाता है। भैंस को खूब पेट भर खुला देता है और उसके बाद खुश होकर भैंस काफी ढेर सारा दूध देती है। ये देखो सीमा, भैंस ने कितना ज्यादा दूध दिया है। दूध इतना ज्यादा है कि हम सबसे भी खत्म नहीं होगा। इधर करें बर्तन, इस दूध की सबसे पहले मैं चाय तैयार करती हूँ। आज हम सब मिलकर एक साथ बैठकर चाय पाएंगे। इसके बाद सब गर्मा गर्म दूध भी पाएंगे, जिससे नींद अच्छी आएगी, क्योंकि अब इस दूध के अलावा हमारे पास और कोई राशन वगैरह मौजूद नहीं है। और सुबह बचे हुए दूध से मैं खीर तैयार करूंगी। शदू को बहुत पसंद है खीर। इस दिन जिंदगी में पहली मर्तबा लखन के सारे खानदान ने दूध से अपनी भूख खत्म की और सुकून की नींद सोए। मेरा ख्याल है कि हमारे पास काफी सारा दूध बच जाता है, तो हम उससे अपनी दूध या चाय की दुकान खोल सकते हैं और साथ में सामू से भी बेचेंगे। अभी सर्दी का मौसम भी है तो काम चल निकलेगा। तुमने ठीक मशूरा दिया है। मुझे चाय और समोसे का होटल खोलना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी तो कोई रकम मौजूद नहीं है। हम बिरजू भाई से कुछ रकम मांग लेते हैं। जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ेगी इनकी रकम वापस कर देंगे। मशूरा तो तुम्हारा ठीक है। मैं बिरजू भाई से इस सिलसिले में बात करता हूँ। लाला जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो मैंने सोचा कि चाय का अपना काम शुरू कर लूं। जैसे ही आमदन आनी शुरू होगी आपकी सारी रकम वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हारी जबान और साफ नीयत पर बिल्कुल यकीन है, इसलिए मैं बगैर किसी सूद के कुछ रकम दे दूंगा, लेकिन मेरी रकम वक्त पर अदा कर देना। जी लाला जी, मैं आपकी सारी रकम बिल्कुल वक्त पर वापस कर दूंगा। आपका जो मुझ पे भरोसा है वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। लाला बिरजो लखन को उधार रकम दे देता है। इस रकम से लखन अपनी चाय की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। भैंस का दूध और इसके साथ समोसे का कॉम्बिनेशन बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ था, क्योंकि इसकी चाय की मशहूरी दूर दूर तक हो चुकी थी और इसके ग्राहकों में दूर दूर के लोगों का इजाफा होने लगा था। मज़ा आ गया यार तुम्हारे हाथ की चाय पीकर और समोसे खाकर। ये तो वाकई
बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है। अब मैं रोज ही आया करूंगा। मेरा तो दिल खुश हो गया इस ठंड के मौसम में। लखन का चाय का काम बहुत तेजी से तरक्की करने लगा, लेकिन इससे कुछ ही फासले पर लखन के पिछले मालिक की भी दुकान थी। जैसे ही ऐसे मालूम हुआ कि लखन ने अपनी चाय की दुकान खोल ली है और लोग उसकी चाय को पसंद कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर इससे हसद करने लगा, क्योंकि उसके ग्राहक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। लखन की चाय इतनी मज़ेदार थी कि अब मखिया जी के ग्राहक भी टूट टूट कर लखन के ग्राहक बनने लगे थे, जिससे मखिया की आमदनी दिन बह दिन कम होती जा रही थी। ये तो बहुत होशियार निकला। इसको मैंने काम से फारिग किया। ये तो मेरे ही मुकाबला में खड़ा हो गया। इसका हिसाब तो अब करना ही पड़ेगा। मुखिया अंदर ही अंदर लखन के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ाने लगा था। अब वो इसकी दुकान को बंद करने के दरपा था। इसके ज़हन में हमेशा यही चलता रहता कि कैसे इसको रिश्ते से हटाया जाए। मुखिया का ताल्लुक कुछ बदमाशों से था। इसने उन बदमाशों को लखन को तंग करने के लिए पैसे दिए। सारे बदमाश शाम को लखन के होटल पर पहुंच गए। जी भाई, लोग आप लोगों के लिए चाय और समोसे बना दूं किया। हम कोई चाय शाय नहीं पीने आए, पैसे लेने आए हैं। इस जगह का टैक्स किसकी इजाजत से तुमने यहाँ होटल बनाया है? जल्दी करो और फौरी पैसे दो, वरना हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। मैं एक गरीब सा बंदा हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं देगा तो फिर कल से दुकान भी नहीं खुलेगी तेरी, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। मैं एक निहायत ही गरीब इंसान हूँ, उसके अलावा मेरा कोई कारोबार नहीं है। मैं इतनी सर्दी में नई दुकान कहाँ से तलाश करूंगा, और न ही मेरे पास किसी और नई जगह का किराया है। ये हमारा मुसल्ला नहीं है, सब झूठ है। कल से तुम्हारा होटल यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। वो बदमाश लखन को डरा कर वहां से चले जाते हैं। लखन अगली सुबह फिर वहीं दुकान खोलता है। मुखिया इसकी खुली दुकान देखकर दोबारा आपे से बाहर हो जाता है। मैंने तुम लोगों को पैसे किस काम के लिए दिए थे? लखन का होटल अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? मुखिया जी, हमने कल इसको बहुत डराया तो था, लेकिन शायद हमारी बातों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसे सिर्फ डराने से कुछ नहीं होगा। जब तक इसकी अच्छी तरह पिटाई नहीं होगी, तब तक इसका दिमाग दुरुस्त नहीं होगा। मुखिया जी, आप देखते जाएं, अब हम कैसे इसका होटल बंद कराते हैं। ए ऊपर वाले, मेरी हिफाजत करना और इन दमाशों से भी बचाना। तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आती। अभी तक तुमने होटल बंद नहीं किया, शायद तुम इसे नहीं मानोगे। लखन इस वक्त चाय तैयार कर रहा था। चाय की महक जब बदमाशों के नाक के पास से गुजरती है तो इन बदमाशों पर भी गहरा असर छोड़ती है। चल पहले हमें चाय पिला, फिर तेरा हिसाब किताब दोबारा करते हैं। वाह यार, क्या बात है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सच में बहुत ही मजेदार चाय है तुम्हारी। तुम अब परेशान ना हो हमारे होते हुए। अब तुम्हें यहां से कोई भी नहीं भगा सकता। लखन के हाथ की चाय पीने के बाद वही बदमाश डंडे लेकर वापस मुखिया के पास पहुंच जाते हैं और इन्हीं डंडों के साथ मुखिया की ही पटाई करना शुरू कर देते हैं। बदमाश लखन की बजाय मुखिया को डराकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। बदमाशों की धमकी की वजह से मुखिया अब लखन को तंग करना छोड़ देता है। लखन अब सुकून से चाय का होटल खोलता है और सख्त सर्दी में आवाम को मज़ेदार सी गर्मागर्म चाय पिलाता है।